नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो तो नहीं है लेकिन ऑडियो है। इस ऑडियो के अंदर हम एपिसोड 4 आपके साथ लेके आए हैं शर्तें लागू बुक का, जिसके अंदर हम आगे की कहानियाँ सुनाएंगे। पिछले 3 पार्ट के अंदर हमने कुछ कहानियाँ आपके साथ साझी करी हैं और चलो शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है लोलिता। हर स्कूल में एक ऐसी लड़की होती है जिसको अपनी उम्र से ज़्यादा पता होता है। आई होप कि आप सब लोगों ने भी अपनी स्कूल के अंदर, अपनी किसी क्लास के अंदर इस तरह की लड़की देखी होगी जिसको अपनी एज से बहुत ज़्यादा पता होता है, जो सभी लड़कियों के अंदर सारी बातें बताती है, जिसका चक्कर केवल एक लड़के के साथ नहीं होता। जिस उम्र में लोग हाथ पकड़ने और किस वगैरह पे अटके होते हैं, उस उम्र में वो लड़की अपने समय से आगे कि कुछ सच जान चुकी होती है, महसूस कर चुकी होती है। उस लड़की की बदनामी न हो इसलिए उसका नाम लोलिता रख लेते हैं। वैसे भी एक ऐसी कहानियों में नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं होता, और सच पूछिए तो ये कहानियाँ सभी को पहले से पता भी होती हैं, और ये कहानियाँ नाम बदल बदल के सुनाई जाती रहती हैं। फिर भी ये कहानियाँ कभी ना कभी किसी शहर के अंदर सुनाई जा रही होती हैं। मैं लोलिता के साथ ट्यूशन पढ़ता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी तो बहुत ख़राब भी नहीं थी। ऐसी लड़कियां अक्सर एवरेज होती हैं। मेरी क्लास में भी एक लड़की थी। हाँ, बाकी लड़कियों से अलग एक आदत थी उसमें कि लड़कों को की आंखों में आंखें डालकर वो उन्हें देख लेती थी। बाकी लड़कियां थोड़ा शर्माती थी और कई लड़कों को शर्माती हुई लड़कियां प्यार के लिए बड़ी सूटेबल लगती थी। घूरने वाली लड़की को हमेशा ही अलग नज़र से देखा जाता है। लोलिता वाले बैच में पढ़ने के लिए हमेशा ही कोचिंग के लड़के लालायित रहते थे। सभी को वही टाइम सूट करता था जब लोलिता ट्यूशन पढ़ने आती थी। एक और खास बात थी लोलिता में, वो अकेली लड़की थी जो बदतमीजी करने पर लड़कों को माँ बहन की गाली दे लेती थी, और शायद वही अकेली लड़की थी जो गाली समझ भी लेती थी। बहुत सारी कहानियाँ थी उसके बारे में कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है एक बार, और जिस लड़के ने यह सब किया उसके बड़े भाई ने लोलिता को अबॉर्ट कराया था। तभी तो वो 15 दिन तक आई नहीं थी। फिर उस लड़के के बड़े भाई के साथ उसका कुछ चक्कर था। उन्होंने भी वही सब किया, उस लड़के के लड़कपन में किया था। कुछ फ़ोटो और वीडियो भी बना लिए, और उसके बड़े भाई ने उसको दिखाने का डर दिखा के बार बार वही सब करने लगे थे जो वो लड़का केवल एक बार कर पाया था। एक और कहानी थी लोलिता के बारे में कि उसका स्कूल के इंग्लिश वाले सर के साथ भी कुछ चक्कर था। वो लोलिता को घर पढ़ाने जाते, और एक दिन जब कोई नहीं था घर पर तो लोलिता ने जान बुझाकर सर के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और पहुँचने के बहाने उनको एक्साइट किया। वो हमेशा च्युइंगम खाती रहती थी, वही च्युइंगम उसने सर के होठों पर चिपका दी। सर आखिर तक मना करते रहे लेकिन लोलिता कहाँ मानने वाली थी। उसने सर को बहुत फटकार भी लगाई कि इतने बड़े और समझदार होकर भी आप अपने पास कॉन्डम नहीं रखते। तब से इंग्लिश वाले सर का पर्स थोड़ा मोटा रहने लगा था। वो कॉन्डम रखकर सही मायनों में बड़े और समझदार हो गए थे। ये बात स्कूल के सभी शरीफ घरों के लड़कों ने नोटिस की थी। बाकी लड़कियों से बहुत तेज स्कूटी चलाना, लिपस्टिक लगाना, मॉल में स्कूल बंक करके मूवी देखना लोलिता की आदत थी, और वो स्कूल की सभी लड़कियों को पता थी। इस वजह से कुछ लड़कियां लोलिता से बहुत चिढ़ती भी थी। उन दिनों लड़कों को लड़कियों का लिबरल होना उतना नहीं अखरता था जितना लड़कियों को लड़की का लिबरल होना। जब भी ट्यूशन में उसे देखता तो सारी कहानियाँ दिमाग में चलने लगती। वो जैसी उस समय में दिख रही होती वैसा ही नहीं पाता मैं। कभी कोल्ड ड्रिंक गिराती तो कभी कॉन्डम का पैकेट खोलती, तो कभी स्मूच करते हुए फोटो खिंचाती हुई दिखने लगती। कभी मैं इंग्लिश का टीचर बन जाता तो वो कभी लड़का तो और कभी उस लड़के का बड़ा भाई। ऐसे ही मैं उसकी तरफ देख रहा था एक दिन, और वो मेरी तरफ देखने लगी। हालांकि मैं कोशिश यही करता था कि जब मैं उसे देखूँ तो वो मुझे देख ना पाए। मैं वही सब सोचने पर मजबूर था जो कहानियाँ मैंने सुन रखी थी। ट्यूशन से बाहर निकलकर जब मैं बाइक लेकर जाने लगा तो गली के मोड़ पर उसने मुझे रोक लिया। बहुत दिनों से देख रही हूँ, घूरते क्यों रहते हो, कभी लड़की नहीं देखी? इस सवाल की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरे मुंह से बस सॉरी निकल पाया। आगे से ध्यान रखना बच्चों, इतना कहकर वो स्कूटी से उड़न छू हो गई, और मैं उसको तब तक देखता रहा जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई। इतने में ट्यूशन वाले लड़के ने मुझको पकड़ लिया। क्या बात है बे, आज तो लोलिता से बात कर रहा था, एक ने पूछा। दूसरा भी चिल्लाकर कहने लगा, क्यों बे साले, तेरा भी चक्कर शुरू हो गया क्या? मजा लूट लिया तूने भी, पूरी कहानी सुना। ऐसे ही न जाने कितने लड़के अपने मन से कुछ ना कुछ बोलने लगे। शुरू में मुझे बड़ा अटपटा लगा लेकिन फिर अच्छा लगने लगा। मैंने किसी को किसी बात की सफाई नहीं दी। सच क्या है किसी को नहीं बताया। जो जैसा समझता रहा मैंने उसे वैसा ही समझता हुआ रहने दिया। वैसे भी दुनिया के आधे सच झूठ हैं और आधे झूठ सच, और कभी कभी सच और झूठ दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ट्यूशन से लौटकर बहुत देर तक किताब खोल के बैठा रहा। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगले दिन मैंने उसको देखना बंद कर दिया, कभी भी नहीं देखता। एक दिन ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी तो वो मुझे देखे जा रही थी। मेरी जैसे ही उसकी नज़र मिली, आंख मिली, वो सख्त आ गई। बाहर निकलने मैंने पूछा, स्टाइल से पूछा, और उसकी स्कूटी रोकी कि बहुत दिनों से देख रहा हूँ, घूरती क्यों रहती हो, कभी लड़का नहीं देखा? उसको शायद किसी ने बोला ऐसे हो। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके मुंह से बस सॉरी निकला, और बड़े टेंशन में उसने कहा, चलो बच्चों अभी बाइक हटाओ, सॉरी हो गया ना, खुश रहो। बच्चों नहीं, मयंक नाम है मेरा। बाइक हटाओ बच्चों। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। फिर उसको तब तक देखता रहा जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई। ट्यूशन वाले लड़के आकर मेरी मौज लेते इससे पहले मैं वहाँ से निकल गया। अगले दिन वो ट्यूशन नहीं आई और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। टीचर ने बताया अगले 2 दिन छुट्टी रहेगी। जो लोग आज नहीं आए उनको बता दें। कोई भी लड़की उसकी दोस्त नहीं थी, और ना ही कोई लड़का उसको अपना दोस्त समझता था या समझना चाहता था। हमेशा लड़के ही दोस्ती से ज़्यादा चाहते हैं, वो लड़कियाँ हमेशा दोस्ती को भी ज़्यादा ही समझती हैं। मैंने अगले दिन ट्यूशन थोड़ा पहले ही पहुंच गया। वो टाइम पर आई और अंदर जाने से पहले मैंने उसे रोका। सुनो क्या है, आज ट्यूशन नहीं है, कल भी नहीं रहेगी, तुम क्यों आए हो? मैंने सोचा तुम्हें कैसे पता चलेगा। मैं ये बोलते वक्त दुनिया का सबसे बेवकूफ़ लग रहा था, जैसा कि हर लड़का कभी कभी लगता ही है या लगने का सोचता है। ये बात अलग है कि इन सब चीज़ों को बेवकूफ़ी नहीं बोला जाता। तुम तो बताने चले आए, वाह सो रोमांटिक। लोलिता ने उसकी तारीफ़ करी और उसे कॉम्प्लीमेंट करा।
उसने टोंट कसने वाली अंदाज में बोला। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, लेकिन तभी वो गुस्से में बोली, यू ऑल आर इमोशनल फूल्स। अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो बताने आया, ऊपर से इतना भाव खा रही है। मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं तुम्हारे बारे में, सब सच है ना? कौन सी बातें? उसने बिना चौंके पूछा। बहुत सारी बातें, गंदी बातें, सबको नहीं बता सकता। इतनी गंदी, तुम गंदी लड़की हो ना। मैंने ये सारी बातें एक सांस में कह दी और बाइक भगा ली। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर ट्यूशन आना जाना लगा रहा। वो भी आती रही, लेकिन उसके बाद न उसने कभी मुझे घूरा और न मैंने उसे घूरा। लड़के मुझे उसके नाम से चिढ़ाने लगे थे। 11th खत्म होने के बाद 1 महीने की छुट्टी हुई और मैंने सोच लिया कि ट्यूशन का टाइम बदल लूँगा। मैंने टाइम बदल कर अपना टाइम सुबह करा लिया। हालांकि मुझे सुबह उठने से बहुत नफरत थी, लेकिन उस बात से ज़्यादा इस बात से नफरत होने लगी थी कि लोलिता एक टाइप लड़की भी मुझसे सेट नहीं हुई। सुबह उठा तो जाता नहीं था, सो पहले ही ट्यूशन पहुंचने में देरी हो गई। हाँफता हुआ पीछे की सीट पर पहुंचा तो देखा लोलिता मेरी बगल वाली सीट पर बैठी है। मेरी सारी नींद ही खुल गई। 10 मिनट में मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। तभी उसने एक पर्ची पर सॉरी लिखकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने गुस्से से पर्ची फाड़ दी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहा गया मुझसे और मैंने अपने रजिस्टर के आखिरी पन्ने को फाड़ने के लिए खोला तो देखा कि पीछे के पन्नों पर पता नहीं क्या क्या लिखा है। खैर, मैंने एक पन्ना फाड़ के ओके लिख दिया। कैसे हो बच्चू? मेरा नाम मयंक है। मुझे बच्चू बोलना क्यूट लगता है। मुझे मयंक सुनना पसंद है। ओके, कोशिश करूँगी। ठीक है, कैसी रही छुट्टियाँ? ऐसे ही इधर उधर की न जाने कितनी बातें होने लगी पर्चियों के जरिए। न वो कुछ बोली न मैं। ट्यूशन खत्म होने पर भी हम एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। अगले दिन मैं फिर लेट पहुंचा और उसने एक जगह रोक रखी थी। उससे बात करने का लालच मैं छोड़ नहीं पाया और जैसे ही उस सीट की तरफ बढ़ने लगा, इतने में सर ने कहा कि वहाँ पीछे क्यों बैठ रहे हो, यहाँ आगे आके बैठो। मैंने घबराहट में कहा, आगे से गर्दन ज़्यादा ऊंची करनी पड़ती है, यहाँ पीछे ठीक है। सर ने दोबारा नहीं पूछा, लेकिन कुछ लड़के बहुत फुसफुसाने लगे। कितना बोरिंग टॉपिक है ना। उसने पहले पर्ची आगे बढ़ाई। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो वाली बात नहीं बताई तुमने? कौन सी वाली? गंदी लड़की वाली? किसने कहा तुमसे? सब कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं ये नहीं बता सकता, बताओ मुझे। वो जिद करने लगी और फिर मैंने किसी भी पर्ची का जवाब नहीं दिया। 2-3 दिन मैं उससे दूर बैठा। वो भी कुछ नहीं बोली, थोड़ी नाराज़ दिख रही थी। मुझसे ही नहीं रहा गया और एक दिन ट्यूशन के बाद मैंने उसे एक पर्ची दी जिस पर सॉरी लिखा था। इस बैच में मैंने किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं की। उसको भी कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा। अगले दिन उसकी रुकी हुई जगह पर जाकर बैठ गया। हम दोनों ही थोड़ी जल्दी आ गए थे, तब कोई भी नहीं आया था। उस दिन पहली बार हमने एक दूसरे को बिना पर्ची के हाय बोला। आज तुम्हें बात बतानी ही होगी। तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैंने गुस्से से कहा, बताना तो पड़ेगा, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वाली बात कुछ अलग ही असर करती है। इस दुनिया के सारे अधूरे प्यार दोस्ती पर ख़त्म होते हैं और करीब करीब सारे पूरे प्यार दोस्ती से शुरू होते हैं। इस फ्रेंड्स वाली बात पर मैं पिघल गया। यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन बता दूंगा। प्रॉमिस? जैसे हर लड़की प्रॉमिस बोलती है, वैसे उसने भी बोला हाँ प्रॉमिस, और मैंने उसे अपनी मोबाइल नंबर दे दिया। उसने तुरंत अपने बैग से मोबाइल निकाल के एक फॉरवर्ड मैसेज भेजा। SMS, लाइफ इज़ लाइक अ गार्डन, लव इज़ लाइक अ रोज़। उस दिन भर मैं उसका कॉल का वेट करता रहा, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। खींच के मैंने ही SMS किया, यू देयर। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब मैं रात का खाना खा रहा था तभी फ़ोन बजा। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन मुझे नंबर याद हो गया था। मैं फटाफट खाना छोड़ के फ़ोन लेकर अपने कमरे में भागा। मम्मी ने बहुत डांटा, लेकिन मैं बहाना बना दिया। मम्मी को डांटते सुनकर वो बहुत हंसी। वाह बच्चू, अभी भी मम्मी डांटती हैं। मुझे बहुत चिढ़ लगी, लेकिन उससे पहली बार फ़ोन पर बात करने के आगे सब भूल गया। क्यों, तुम्हारी मम्मी नहीं डांटती? नहीं, कभी नहीं डांटती। वाह, बहुत अच्छी बच्ची हो ना तुम। नहीं, मेरी मम्मी नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया कैसे रिएक्ट करूँ। मैं सॉरी बोला और फिर फ़ोन रख दिया। फिर सॉरी कहा, PS मैसेज आया। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन ट्यूशन के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर आऊँ। मैंने सुन रखा था कि जिस लड़के ने लोलिता को प्रेग्नेंट किया था, उसके भैया पूरी नज़र रखते हैं कि लोलिता के घर पर कौन आता जाता है। एक तो लड़कों को तोड़ भी चुके हैं। मैंने मना कर दिया, लेकिन मन नहीं माना और SMS करके मैंने एड्रेस लिया और पूछा कब आऊँ। उसने रिप्लाई किया कि दिन में कोई नहीं रहता घर में, आई रहती हैं, वो भी सो जाती हैं, तब आ जाओ, घंटी मत बजाना। उसने जैसे जैसे बताया था मैं वैसा करके उसके घर आ गया। वो मुझे लेकर अपने कमरे में गई और पता नहीं क्यों थोड़ी देर तक हम कुछ नहीं बोले। इसके बाद मैं अपनी मम्मी की फ़ोटो दिखाने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी थी, बाल उन्हीं की तरह काले। मैं छोटे बच्चे की तरह खुश थी। कभी कभी वो मेरे इतने करीब आ जाती कि बस इधर मेरे मन में जाने क्या क्या चल रहा था। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई और घबराहट में गला सूख रहा था। मैं बार बार थूक निकल कर नॉर्मल होने की कोशिश करता रहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि कब ये सब खत्म हो। उसने मेरी तरफ देखा, शायद उसे मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था। उसने मुझसे पूछा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? मुझे इंग्लिश के सर वाली कहानी याद आ गई। मुझे लगा कि वही सब मेरे साथ भी होगा। हाँ पीऊँगा, 2 मिनट रुको। उसके जाते ही मैंने अपनी बैग से कॉन्डम चेक कर लिया। कितनी मुश्किल से खरीद के लाया था। 2 दुकान वालों ने तो दिया ही नहीं था। ये भला हो बिग बाज़ार वालों का शैम्पू नमकीन वगैरह के साथ ये भी डाल दिया था। उसने कोल्ड ड्रिंक में मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज पूरी बात बताओ कि क्या बात थी? कौन सी बात? मुझे गंदी लड़की क्यों बोला था तुमने? सब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारा चक्कर इंग्लिश वाले सर के साथ है। तुमने अबॉर्शन भी कराया और लोलिता की सारी कहानियाँ जो मैंने सुनी थी लोलिता को फटाफट सुना दी। वह सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली। ये सब बोलने के बाद मुझे लगा कि अब वह और कितने हिंट देगी, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उठा और उसको ज़ोर से पकड़ के उसके होठों पर किस करने लगा। वह चिल्लाई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
मैंने कहा वही जो इंग्लिश वाले सर ने किया है, उस लड़के ने जो किया है वही सब करना है मुझे तुम्हारे साथ, और अब तुम अच्छा बनना का नाटक मत चालू करो, समझी। उसने अपना हाथ छुड़ाकर अपनी कोल्ड ड्रिंक मेरे मुंह पर फेंक दी। मुझे ऐसा लगा है जैसे उसने इंग्लिश वाले सर के साथ पहले ऐसे किया होगा। अब वो मुझे कपड़े चेंज करने के लिए बोलकर एक्साइट करेगी, मैं कॉन्डम भी लाया हूँ। मैंने जैसे ही उसे ये कहा वो गुस्से से एकदम लाल हो गई, इतना गुस्सा जिसमें आंखों में पानी आने लगता है, और बोली उस टीचर ने मुझ पर कोल्ड ड्रिंक गिराई थी और मैंने उसको ऐसा मारा था कि जब यहाँ से गया तो चल भी नहीं पा रहा था, और उस लड़के ने भी यही कोशिश की थी, मैंने उसको भी ठीक कर दिया। फिर वो पता नहीं किस किस को अपनी माँ बहन की गालियाँ देने लगी। कुछ नाम वही थे जिनकी कहानियाँ मैंने सुन रखी थी। वह कहते कहते रोने लगी और मेरे मुंह पर ग्लास दे मारा। मेरे होठों से खून आने लगा। मैं बहुत देर तक मार खाता रहा, भागा नहीं। वो मुझे मारते मारते थक गई और मैं एक पर्ची पर सॉरी लिखकर चल दिया। उसके 4-5 दिन बाद कोचिंग नहीं आया और मैंने टाइम बदलवाकर शाम का जाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद एक और कहानी जुड़ गई थी ललिता की कहानियों में। सब लड़के मुझे दिखा के बताते थे मयंक ने भी मजे लिए हैं साली से, इतना वाइल्ड थी कि उसने इसके होठ काट दिए। साले की किस्मत बहुत फाड़ू है। किसी ने मेरे पीछे मेरे बारे में कहा और मैंने बाइक भगा ली। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे अगली कहानी है मंकी मैन। नाम दिनेश, उम्र 23 साल, रंग गेहुआ, कद काठी सामान्य, 29 फरवरी 1999 से धनबाद से लापता है। नाम सुनीता, उम्र 19 साल, रंग गोरा, कद काठी सामान्य, 15 मार्च 1999 से गाजियाबाद से लापता है। कोई भी जानकारी मिलने पर गुमशुदा तलाश केंद्र नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली, पिन 110002 पर संपर्क करें। इतने बड़े लोग कैसे खो जाते हैं मम्मी? टीवी से नजर हटाकर बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा और गुमशुदा तलाश केंद्र का पता अपनी पेंसिल से कॉपी में नोट करने की कोशिश करने लगा। लड़का पूरा पता नोट नहीं कर पाता था, पता बहुत ही जल्दी हट जाता था, जैसे कि टीवी वाले चाहते ही नहीं थे कि अगर कहीं कभी कोई गुमशुदा मिल भी जाए तो उन्हें बताया जाए। इतने बड़े लोग खो जाते हैं, तभी कहती हूँ कभी भी बिना बताए बाहर नहीं जाना। मंकी मैन ले जाता है बच्चों को, समझे? मम्मी ने किचन में कुकर को गैस पर चढ़ाते हुए कहा। समझ गया, भूख लग रही है बहुत जोर से। मम्मी की साड़ी लड़के ने लिपटते हुए कहा। किस चीज़ की भूख लग रही है बेटे को? मैगी की। रोज़ रोज़ मैगी नुकसान करती है बेटा। और लड़के के हाथ में दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा। लो हॉर्लिक्स फटाफट पी जाओ। पता है ना, जो बच्चे हॉर्लिक्स नहीं पीते उन्हें मंकी मैन पकड़ के ले जाता है। नहीं पीता तभी तो हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चों से डरता है। यह कहकर मम्मी खाना बनाने में बिजी हो गई और लड़का अपनी कॉपी में गुमशुदा तलाश केंद्र का अधूरा पता याद करके पूरा करने की कोशिश में लग गया। जैसा कि अमूमन होता है, वो सारी कहानियाँ राजा रानी की, सुपरमैन की, मैन ही मैन की, डराने वाले भूतों की, सबसे खूबसूरत परियों की, सारी कहानियों की असलियत बच्चों को समझ आने लगती है और बच्चे बड़े होने लगते हैं। यही इस लड़के के साथ भी हुआ। लड़के का जैसे जैसे मंकी मैन से डरना कम होता जा रहा था, वैसे वैसे लड़का बड़ा होता जा रहा था। भीड़ में कई बार उसे कुछ चेहरों को देखकर लगता कि शायद ये वही गुमशुदा लोग हैं जिनकी फोटो वह टीवी पर देखा करता था। गुमशुदा तलाश केंद्र का पता कॉपी में अभी भी अधूरा था। लड़के का जिक्र बार बार आ रहा था तो अपनी सुविधा से उसका नाम राहुल रख लेते हैं। बार बार लड़का बुलाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसा कोई पहचान ही नहीं है। राहुल अब करीब 18 साल का हो चुका है। पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक है। इंजीनियरिंग की तैयारी के चक्कर में इस साल ड्रॉप किया है। क्लास के सारे लड़कों की तरह आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी जाना राहुल का कोई सपना है। क्लास के बाकी लड़कों की तरह जो अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा ही करना अपना सबसे बड़ा सपना समझते हैं और ऐसा करके ज़िंदगी भर खुश रहते हैं। उनका लड़का भी यही करता और फिर उनका लड़का भी यही करता है। यह सिलसिला उतना ही पुराना है जितना कि दुनिया। हज़ारों लड़के हर साल ऐसे ही अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने जाते हैं, पेपर में छपते हैं, कोचिंग के बाहर लगी बड़ी सी होर्डिंग में टंगते हैं। ये सपना पूरा करने वाले लड़के कुछ लड़कों के लिए इंस्पिरेशन के काम आते हैं तो कुछ कोचिंग वालों के लिए अपने बैच से फीस बढ़ाने के। राहुल थोड़ा अलग है। जब बाकी लड़कों के फिजिक्स के फंडे समझने लगे तब राहुल मम्मी पापा की लड़ने की वजह समझने लगा है। उसको पता है कि उन तीनों के बीच कोई चौथा भी है। गलती से उसने एक दिन पापा का मोबाइल किसी काम से उठाया तो उसमें शगुन मल्होत्रा के कुछ एसएमएस देखे। शगुन और पापा के सारे एसएमएस पढ़ने से वह अपने आप को रोक नहीं पाया। वे एसएमएस ऐसे नहीं थे कि वह अपनी मम्मी को इसके बारे में कुछ बता पाता। इस बात के बारे में उसने अपनी मम्मी से कभी कुछ नहीं बोला। इसकी वजह से पापा से जितनी नफरत होनी चाहिए थी उतनी नफरत भी नहीं हुई उसे। 1-2 बार उसे ख्याल आया कि एक दिन अपने पापा से वो खुद ही बात कर ले, लेकिन यह उसने ठीक नहीं समझा। उसको यही लगता था कि जब वह अपने हिसाब से जीना चाहता है तो पापा को कैसे बोले कि मम्मी के हिसाब से चले। यह शगुन से अफेयर वाली बात इतनी बुरी लगती नहीं थी राहुल को। वह शगुन से मिला 1-2 बार पापा के ऑफिस की पार्टी में। 1-2 बार शगुन घर भी आई थी। राहुल की मम्मी वह दीदी बोलती थी। शगुन मेहरोत्रा, दिल्ली की रहने वाली, दिखने में एकदम राहुल की क्लास टीचर जैसी। राहुल को उससे बात करना अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था यह तो राहुल भी नहीं बता पाता, बस अच्छा लगता था। जब शगुन घर आई थी तो राहुल से उसकी लंबी बातचीत हुई थी। कैसी तैयारी चल रही है डूड? हाँ, आईआईटी में सारे डूड ही जाते हैं, शगुन ने कहा। किसने बोला आपको? राहुल ने हंसते हुए पूछा। तुम्हारे पापा ने कहा। माई सन इज डूड, ही विल गो टू आईआईटी। एंड सुनकर राहुल बहुत देर तक हंसता रहा। यह देखकर राहुल की मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी राहुल शगुन के पास बैठा रहा। जो आईआईटी नहीं चाहते वे डूड नहीं होते ना? राहुल पूछकर फिर हंसने लगा कि अपने पापा को दिखाकर शगुन से बोला, पापा को देखो, वो आईआईटी से पढ़े हैं, कहीं से भी डूड लगते हैं क्या? वो यह सुनकर शगुन बहुत देर तक हंसती रही और राहुल की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, फ्रेंड्स। राहुल ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और शगुन के हाथ को पकड़कर बोला, फ्रेंड्स। बस ये डूड वाली बात पापा को मत बोलना। अरे कभी नहीं बोला ना फ्रेंड्स। फिर दोनों बहुत देर तक हंसते रहे और मम्मी
बहुत देर तक गुस्सा होती रही। पापा बहुत देर तक खुश होते रहे। शगुन के जाने से पहले राहुल उसे अपना कमरा दिखाने ले गया और कमरे में जाते ही उनसे पूछा, एक बात बताओ आप। वो उससे कुछ बात पूछ रहा था और उसने बोला कि क्या पूछो। डू यू लव पापा? आप सच बोल सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। राहुल, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। डू यू लव पापा और नोट? दिस इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन। राहुल ने थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ करती हूँ। और वो पापा भी, पता नहीं, सारी गलती मेरी ही है। शगुन अभी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन राहुल ने उसको रोक लिया और बोला कि कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं चाहिए, बस अब आप जा सकती हैं। यह सुनकर शगुन की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हों को छुपाकर वह तुरंत राहुल के कमरे से चल दी। राहुल ने अपने पापा से बोलना बात करना करीब करीब बंद ही कर दिया था, जैसा कि इस उम्र में होता ही है। इसकी वह शगुन बिल्कुल भी नहीं पता कर पाई थी। राहुल के लिए इंजीनियरिंग का मतलब यही था कि बस एक कहीं एडमिशन हो और वह यहाँ से शहर को छोड़ के चला जाए। अपनी मम्मी और पापा दोनों को ही झेलने में उसको दिक्कत होने लगी थी। अभी भी कई बार उसे लगता था कि उसकी शक्ल गुमशुदा हुए लड़के से मिलती है, जिसको टीवी पर दिखाया गया था जब वह 9 साल का था। झगड़ा इस कदर बढ़ चुका था कि राहुल के मम्मी पापा ने सोच लिया था कि अब साथ नहीं रहा जा सकता। वकील ने ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी निकलवाने के लिए राहुल की मम्मी से काफ़ी फीस ली थी। वकील, राहुल की मम्मी और राहुल के पापा ने मिलकर यह सब निपटा लिया था कि हर महीने कितना पैसा राहुल की मम्मी को मिलेगा। वैसे भी राहुल के पापा के पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं था कि वो कोर्ट जाएं, इसलिए वो आउट ऑफ कोर्ट ही सब कुछ जल्दी जल्दी सेटल करना चाहते थे। बाकी सारे सामान, गहने, प्रॉपर्टी बंटने के बाद अब झगड़ा इस बात का हो रहा था कि राहुल किसके साथ रहेगा। तुम क्या ख्याल रखोगे राहुल का? कुछ फिक्र नहीं की तुमने? लड़का बड़ा हो रहा है, क्या सोचेगा? राहुल की मम्मी ने कहा, इनफ इज़ इनफ, मैं रख लूँगा ख्याल इसका। ही इज़ माई सन, ही इज़ अ ब्रेव। रह लेगा। जब राहुल से पूछा गया तो राहुल ने अपनी मम्मी के साथ रहने को मना कर दिया। पापा ने राहुल को खुशी से गले लगा लिया और शगुन से कहा, आई टोल्ड यू माई सन इज़ लाइक ब्रेव मी। शगुन भी वहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मम्मी राहुल से इतना गुस्सा थी कि जाने से पहले राहुल से मिली भी नहीं। थोड़ी देर बाद शगुन कमरे में आई राहुल के। उसको लगा कि राहुल रो रहा होगा। शगुन को देखकर बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, ना ही शगुन ने कुछ कहा। मुझे पापा के साथ भी नहीं रहना है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू पापा एंड यू। राहुल इतना बोला, लेकिन शगुन सुनकर फक कर रो पड़ी। राहुल आईआईटी की तैयारी से बहुत आगे निकल चुका था। आईआईटी का रिजल्ट 10 जून 2012 को आना था। उसने रिजल्ट पहले ही तय कर लिया था। 10 जून को अपने टाइम से आईआईटी का रिजल्ट भी आया। क्लास के कई लड़कों का हो गया। डमनिट, हुआ कैसे नहीं तुम्हारा? यू कांट बी माई सन। ऐसा कहकर पापा चिल्ला ही रहे थे, इतने में उनके ऑफिस के सबऑर्डिनेट का फ़ोन यह बताने आया कि उसके लड़के का तो हो गया है, राहुल का क्या हुआ? पापा को इतना बुरा कभी नहीं लगा। उन्होंने फ़ोन काट दिया। शगुन ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल के पापा बहुत देर तक राहुल को डांटते ही रहे। तभी राहुल की मम्मी का फ़ोन आया राहुल के पास। नहीं हुआ, राहुल ने बस इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। मम्मी का फ़ोन दोबारा आया, तिबारा आया, बहुत देर तक आता रहा और पापा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फ़ोन उठाकर उसकी मम्मी से बात करी, ये मेरा लड़का नहीं हो सकता, ले जाओ इसको यहाँ से। और फ़ोन रखने के बाद पापा बहुत देर तक चिल्लाए, हट जाओ सामने से। राहुल वहाँ से मम्मी के घर जाने लगा तो शगुन ने पीछे से कहा, पहुँच के कॉल कर देना राहुल। उसके बाद राहुल पापा के घर से मम्मी के घर जाने के लिए चल दिया। दोनों घरों की दूरी कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच फासला बहुत हो चुका था। जब शाम तक राहुल का फ़ोन नहीं आया तो शगुन ने राहुल के पापा को कहा कि पता करें कि वो अभी तक पहुंचा है कि नहीं। राहुल के पापा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद शगुन से रहा नहीं गया और उसने ही राहुल की मम्मी को राहुल के पापा वाले नंबर से खुद ही कॉल किया। पता चला राहुल अभी तक नहीं पहुंचा। अक्सर कम दूरी तय करने में ज़्यादा समय ही लग जाता है। जैसे ट्रेन में एसी वाले डिब्बे की जनरल वाले डिब्बों के बीच की दूरी केवल कुछ डिब्बों की नहीं होती, कुछ 150 मीटर की नहीं होती, कई सालों की होती है। थोड़े दिन बाद राहुल की मम्मी ने केस कर दिया कि राहुल के पापा के साथ मिलकर उस टाइम शगुन ने राहुल को गायब कर दिया है। राहुल कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। 3-4 महीने बाद सामान पलटते हुए शगुन को राहुल की टेबल पर गुमशुदा तलाश केंद्र का पूरा पता लिखा हुआ मिला। उसने तुरंत ही एक राहुल की फ़ोटो और बाकी डिटेल्स नोट करके गुमशुदा तलाश केंद्र पर भेज दिया। शगुन को उम्मीद थी कि शायद उसका दोस्त उसको वापस मिल जाए। कई बार प्यार और दोस्ती में से एक ही चीज़ बच पाती है। नाम राहुल, उम्र 21 साल, रंग सांवला, कदकाठी सामान्य नीली जीन्स और लाल टी शर्ट पहने हुआ, 10 जून 2012 से दिल्ली से लापता है। कोई भी जानकारी मिलने पर गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली, पिन 110002 पर संपर्क करें। दिल्ली के किसी घर में 10 साल का लड़का टीवी देखकर हॉर्लिक्स पीते हुए, हॉर्लिक्स नहीं पीता होगा मम्मी, तभी मंकी मैन पकड़ के ले गया होगा। उधर दिल्ली दूरदर्शन के ऑफिस में एक दिन भोजपुरी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया है। सर, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा पैसे देने को तैयार है, वो भी ऑफलाइन। गुमशुदा वाले स्लॉट में चला दूँ? वैसे भी आज तक कोई गुमशुदा मिला ही नहीं। लिखे जाने तक राहुल का कुछ पता नहीं चल पाया है। आज के इस ऑडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी की स्टोरीज़ के साथ आपके साथ मिलते हैं। एंड धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी सुन के कैसा लगा। धन्यवाद।